कौन से सगे? वो दीदी जिसने अपनी बहन की बात का विश्वास ना कर उसे घर से जाने मजबूर किया, कि वो जीजा जिसने उस पर जुल्म किया, या वो मामा मामी जिन्होंने उसे नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझा। अब मरने के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाने आएंगे। कानूनी औपचारिकता है तो पूरी करनी पड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और कुछ सोच में पड़ गया। पर गौरी बेचैन हो गई। श्रेया का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। उसके साथ ही आकर बैठ गई। सब कुछ ठीक हो गया था। काश कि हम श्रेया को भी बचा पाते और उसे भी सुखमय जीवन जीने का अवसर दे पाते, तो हमारी खुशी 1000 गुना होती। पर हम उसे बचा नहीं पाए। इसका अफसोस मुझे ताउम्र रहेगा। अतः गम का सागर दिल में उतर आया, जैसे दिल में कड़वी निबोली फूट पड़ी हो। कोई जख्म छिड़ गया हो कि उसकी लहर ने शरीर को पंगु सा कर दिया। उसे दुखी देख अभी भी दुख जताता है। श्रेया के जाने का सबको बहुत दुख है और उसे न बचा पाने का अफसोस भी। पर नियति को शायद यही मंजूर रहा होगा। कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं तो उन्हें भगवान की मर्जी मान स्वीकार लेना चाहिए। अच्छा है या बुरा, वह उसे धीरज बंधाता बोला। सब भगवान की मर्जी होता तो ऐसा क्यों होता कि कुछ लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ के भाग में जीवन भर का कष्ट होता है, कभी खुशी नसीब नहीं होती। भगवान इतना भेदभाव और नाइंसाफी क्यों करते हैं? आज तो गौरी को भगवान से भी शिकायत हो रही थी। भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। भला माँ बाप अपने बच्चों में फर्क करते हैं? नहीं। हम सब भी तो भगवान के बच्चे हैं, उनका अंश है, तो वो हमारे साथ क्यों नाइंसाफी करेंगे? पर हर कोई इस दुनिया में अपने हिस्से के गम और खुशियां लेकर आया है, अपने कर्मों के हिसाब से, कम या ज्यादा। इसे इस तरह समझो कि जहाँ चीजें हमारे बस से बाहर हो तो उसे किस्मत या नियति समझ स्वीकार लिया जाता है। इससे जीवन पथ पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। सुख और दुख उस पथ में पड़ने वाले पड़ाव है, जैसे धूप और छाव, जो आएंगे और जाएंगे। यदि कोई इंसान सिर्फ दुख और पीड़ा में जीवन व्यतीत कर उसी में चल बसता है तो यह हमारे पिछले कर्मों का हिसाब माना जाता है। उसने उसे समझाते हुए कहा, क्या ऐसा होता है? हाँ, काफी हद तक। और इसे मानने के सिवाय हमारे पास चारा भी नहीं। अब तुम भी दुख मनाना छोड़ दो। जाओ तैयारी करो। फिर हमें पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे भी जाना पड़ेगा? उसने सवालिया नजर से उसे देखा। हाँ, क्यों? पुलिस तुम्हारा बयान दर्ज करेगी। तुम्हारी गवाही सबसे ज्यादा अहम है। और क्या तुम श्रेया को अंतिम बार नहीं देखना चाहती? वह धीमे से बोला। हाँ, तो जाओ तैयारी करो। अभी के कहने पर उठ खड़ी हुई और भारी मन से बाहर आ गई। आज बाबूजी की भी दुकान नहीं जाने वाले थे। यहाँ से सभी लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पुलिसिया कार्यवाही की औपचारिकता पूरी कर श्रेया के शव को लेकर उसका दाह संस्कार किया जाएगा। समय 10 बजे का हुआ। इंतजार अब बुआ और अन्य लोगों का था, जो कुछ देर में आ भी गए और आते ही भारी रोना पीटना भी शुरू हो गया। श्रेया के मामा मामी बुआ के साथ ही आ गए, पर दीदी जीजा भी आ गए। गौरी की नजर दीदी पर अटक गई, जो श्रेया जैसे ही साधारण नैन नक्श की थी। गोद में एक दुधमुहा बच्चा भी था। उसे देख मन में भारी रोष उत्पन्न हुआ, पर घृणा तो जीजा को देख उत्पन्न हुई। दोगलेपन से भरी दुनिया के लोगों के मक्कार पने को देख लोमड़ी भी शर्मा जाए। देखा तो जीजा आंसू बहा रहे थे, मानो इनके बराबर हमदर्द व शुभ चिंतक श्रेया का कोई ना रहा हो। उसके लिए ये सब असहनीय हो रहा था। जीजा तो आंखों को एक पल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। श्रेया का इसे मारने के अधूरे काम को पूरा करने का मन हो रहा था, पर किसी तरह खुद को रोक रखा था। कुछ देर बाद वह गांव के लोग भी जमा हो गए और सब लोग एक साथ पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े, जिसमें गांव के सभी खास लोग भी शामिल थे। सब लोग पाखंडी बाबा, सरपंच और किरत दास को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वीडियो बाबू की शिकायत पर पुलिस स्टेशन में तैनात पूरा स्टाफ ही काम में ढिलाई व लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड हो गया था। अब सारा ही नया स्टाफ था। वीडियो बाबू, अभी वह गांव के लोगों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे, पर मुख्य गवाह तो गौरी ही थी। वह गवाह होने के साथ
पीड़ित और श्रेया की मौत की चश्मदीद गवाह भी है। उसकी गवाही उन तीनों बाबा, नैनसुख उर्फ चेतन, सरपंच और कीरत दास को फांसी के फंदे तक ले जाने में मदद करेगी, जिनकी फिलहाल रिमांड बढ़ाकर पूछताछ की जा रही है और गांव से लेकर शहर तक छापेमारी की जा रही है। गौरी ने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें सदन में जाने से बाबा के पकड़े जाने तक की सारी बात का जिक्र था। इस औपचारिकता के बाद श्रेया का शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसे लाकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो चेहरा देख गौरी भावनाओं पर काबू न रख सकी और बिलख पड़ी। दुख तो सभी को था, पर उसे कुछ ज्यादा। जाते जाते उस पर अपना एहसान जो चढ़ा गई थी। जिस उम्र में लड़कियां सुहाने सपने देखती है, उस उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। वह जिंदा थी तब किसी की आंखों में प्रेम और सहानुभूति न देख पाई, तो अब उन आंखों में आंसू व रोने धोने से उसे कौन सा कुछ असर होना था। पास के शमशान में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, पर गौरी को चैन नहीं आ रहा था। रह रहकर उसका जीजा उसकी आंखों में लड़कन बन खटक रहा था। जिस पर जुल्म हुआ उसे ही गुनहगार मानकर सजा भी सुना दी गई और उसका गुनहगार चैन से जिंदगी गुजार रहा है। ये कैसा न्याय है उस भगवान का? अरे, पिछले जन्मों का कर्म कहकर इसे क्या खुला छोड़ा जा सकता है? उसे देखकर गौरी को नफरत सी उठ रही थी। सबसे बड़ा अपराधी उसका यही इंसान था। यह चाहता तो श्रेया की शादी कराकर उसे एक अच्छी जिंदगी देकर पुण्य का भागी बनता, पर अपनी हवस में अंधा हो उसने उसकी न बल्कि जिंदगी बर्बाद की, उसे मौत के मुंह तक ले जाकर छोड़ दिया और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। वह चलती उसकी दीदी के पास आ गई। अंतिम बार श्रेया गौरी से ही मिली थी, तो गौरी को देख गले लगकर रोने लगी। अब ये झूठे आंसू श्रेया को मंजूर नहीं होंगे दीदी। उसके ये कहते ही उसे हैरानी से देखने लगी। इनको संभाल कर रखो, शायद पति के लिए बहाने पड़े। गौरी का चेहरा कठोर हो गया। ये क्या कह रही हो? उसने हैरानी लिए नजरों से पूछा। आप उसका विश्वास करती और घर से ना निकालती तो श्रेया को सदन ना जाना पड़ता और शायद वो जीवित होती। बाकी दुनिया से नहीं, पर आपसे शिकायत है। सगी बहन ही थी आपकी श्रेया, फिर भी उससे परायों जैसा बर्ताव किया। आप उसकी सगी बहन ही थी ना? हाँ, सगी बहन थी, पर घर छोड़ने का फैसला उसका खुद का था। वह आंसू बहाती बोली, घर छोड़कर न जाती तो क्या करती? इस इंसान पर भरोसा कर, उस पर अविश्वास जताया आपने, तो नहीं तोड़ पाई आपका विश्वास, इसलिए खुद को गलत रहने दिया आपकी नजरों में, ताकि आपका विश्वास न टूटे। ये सच नहीं? वह हैरानी से गौरी को देखने लगी। यही सच है, और भारी अफसोस भी कि सारी दुनिया बेशक उसके लिए पराई हो जाती तो उसे गम न होता, पर आपको नहीं होना चाहिए था। बड़ी बहन तो माँ समान होती है, और आपने उसको दल दल की ठोकरें खाने छोड़ दिया इस इंसान के खातिर जो उसका खुद गुनाहगार था। गौरी की उंगलियां उसके पति की तरफ थी, जिसे देख आश्चर्य कुछ अधिक बढ़ गया। ये क्या कह रही हो? उसका जीजा गुस्साता बोला, तो गौरी के तन बदन में जैसे आग लग गई। एक जोर का तमाचा उसके गाल पर मार दिया कि वह तिलमिला गया और सब हक्के बक्के उसे देखने लगे। अचानक से वह हलचल बढ़ गई। अभी ने यह देखा तो जल्दी से उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम श्रेया के अपराधी हो, मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, पर श्रेया तो तुम्हें जान से मारना चाहती थी, क्योंकि वो तुमसे नफरत करती थी, इसलिए चाकू हर समय अपने पास रखती थी। क्या कह रही हो? उसने घबरा कर पूछा, क्योंकि अब सबकी नजरें उस पर टिकी थी, जिनका सामना करना मुश्किल। ये क्या कह रही हो गौरी? दीदी की आवाज भी लड़खड़ा गई। ठीक कह रही हूँ, जिस इंसान के साथ आप रह रही हैं, इसने श्रेया के साथ हैवानियत तो की ही। जब वो आपको सच बताने हॉस्पिटल आई तो इसने आपको झूठी कहानी सुनाकर कान भर दिए, और आपने भी अपनी बहन का विश्वास न करके इसका विश्वास किया। ये झूठ कह रही है। श्रेया ऐसा क्यों कहेगी? ये मनगढ़ंत बातें बना रही है। उसके ये कहते ही अभी के हाथ का एक जोर का पंच उसके पेट में लगा और जोर का खून का भपका फूटा। झूठ ये नहीं कह रही, बल्कि तू कह रहा है। एक और पंच पड़ा तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे। श्रेया ने यहाँ तो कुछ नहीं बताया, पर जब गौरी सदन में थी सारी सच्चाई बता दी। अरे, उस बेसहारा लड़की को सहारा देने के बदले अत्याचार किया तूने। तेरे जैसे लोग अपनों के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर गाली है, धब्बा है,
बताओ सबको सच, वरना जिंदा नहीं बचेगा। खुद को अभी के जंगल में फंसा देखा तो सच कबूलने तैयार हो गया कि उसने न बल्कि श्रेया का शारीरिक शोषण किया, उसे घर छोड़ने मजबूर किया। उसकी दीदी ने सच सुना तो हक्की बक्की थी। अपनी गलती पर शर्मिंदा भी तो फूट फूट कर रोने लगी। जितना जिम्मेदार ये है उतने ही आप भी हैं दीदी। आपने श्रेया का विश्वास करने के बजाय इसका विश्वास किया, और उतने ही जिम्मेदार ये लोग भी, जो इसके रिश्तेदार होकर भी उसे नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझते थे। उसने उसके मामा मामी को भी लताड़ा तो सिर झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। आपको तो कानून सजा नहीं दिला सकता, पर इसको जरूर मिलेगी। वह उसे खींचता पुलिस के पास ले जाने लगा तो वह अपनी पत्नी को उन्हें रोकने का, अपने बच्चे का वास्ता देता है, पर अब वह आंखें बंद कर लेती है। मैं सब कुछ जानकर आंखें बंद किए रही। अगर पहले श्रेया के साथ वो घर छोड़ने का साहस कर पाती तो मेरी बहन जिंदा होती। जीते जी ना सही, मरने के बाद तो उसके साथ इंसाफ हो। इसलिए आपको अपने गुनाह की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वह उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। वह गिड़गिड़ाने लगा, पर उसके इस गिड़गिड़ाने से किसी का दिल नहीं पसीजा, और पुलिस श्रेया के जीजा को पकड़कर ले गई। उसे ले जाता देख गौरी के दिल में सुकून उतर आया तो आसमान की तरफ देखने लगी। श्रेया तुम्हें बचा तो ना पाई, पर आज तुम्हारे सभी गुनहगार जेल के अंदर है। सबके गुनाहों का हिसाब होगा तो अब तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। अभी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आंखों में छलक आए आंसू साफ किए। मन जैसे पंख जैसे हल्का हो गया और दिल में सुकून उतर आया। इसके बाद अब सब लोग घर वापस आ गए। सदन, बाबा, श्रेया, सारा मामला लगभग सुलझा ही लग रहा था। अभी भी एक हफ्ते के लिए घर रुक गया था। प्रैक्टिस के लिए सुबह अखाड़े जाता ताकि अगले हफ्ते होने वाले कैंप के लिए खुद को तैयार कर सके, और उसकी प्रैक्टिस भी निर्बाध चलती रहे। साथ ही घर पर भी समय बिताता ताकि गौरी उन सब चीजों से बाहर निकल सके। एक बार उसके मायके भी ले गया। उसके कहने पर दोनों शहर भी घूम आए। दोनों काफी खुश थे। 3 दिन का समय बीत गया। दोपहर के समय था। गौरी किचन में थी और वह बाहर बैठा था कि पुलिस का फोन आया कि बहुत अर्जेंट है। वीडियो बाबू के साथ तुरंत सदन पहुंचे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बिना उसके जवाब का इंतजार किए वह बाहर निकल गया तो गौरी को भी वजह समझ नहीं आई। वह सीधा वीडियो ऑफिस गया और उन्हें लेकर सदन पहुंच गया तो वहाँ अच्छी खासी मात्रा में पुलिस फोर्स और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। अभी को देखा तो अपने साथ सदन के अंदर ले गए। वहां का नजारा देख आंखें आश्चर्य से फैल गई। कभी पुलिस को देखता, कभी वीडियो बाबू को। यकीन नहीं हो रहा था जो देख रहा था वो सच था या भ्रम। ऐसा नहीं कि अभी ही आश्चर्य में था, वीडियो बाबू भी आश्चर्य में थे कि जो नजरें देख रही हैं वो सच है या धोखा। अभी धीमे कदमों से आगे बढ़ा। नजरें उस शख्स पर टिकी हुई थी जिसे घेरे पुलिस खड़ी थी। दाढ़ी व सिर के बाल बेतरतीब बड़े हुए, जैसे महीनों से ना नहाया हो, न बाल काटे हों। अर्ध विक्षिप अवस्था में वह ना बोल रहा था न किसी को जवाब दे रहा था। शरीर पर मांस की जगह सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। मैले कुचीले कपड़ों में ढके उस चेहरे पर नजर जैसे सुई के कांटे से अटक गई, जिसके गाल की जगह 2 पिच के गड्ढे दिखाई दे रहे थे। अंदर धसी आंखें पीड़ा व संताप से भरी दिख रही थी। हमेशा आत्मविश्वास व प्रेम से लबरेज इस चेहरे को देख आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य उमड़ आया। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान व आंखों में आंसू बहने लगे। इस क्षण में सभी विरोधी भाव एक साथ उमड़ पड़े। उसका प्रिय भाई अंकुर, हाँ अंकुर ही तो था जिसे धूप में एक चटाई पर लिटाया गया था। ये ये भैया हैं, भर्राई आवाज में कहता, नजरें पुलिस वालों पर टिकाता है। हाँ, उन्होंने हामी भरी, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वो भाई जीवित है जिसे मरा मान उसके गम को दिल में दबाने मजबूर हुए थे। पर वह जीवित है। आंखों के आंसू पोंछता धीमे कदम से आगे बढ़ा और उसके पास जाकर बैठ गया। उसे छूकर महसूस किया, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। बिल्कुल ठंडा, जैसे खून जम गया हो, पर उसका खून तो
अपने भाई के स्नेह में उबाल मार रहा था। होठ थरथरा रहे थे। भैया, उसने धीमे से पुकारा, किंतु कुछ प्रतिक्रिया ना हुई। भैया, दोबारा पुकारा तो उसकी आवाज की नरमी पर गड्ढे में धंसी दो पुतलियों में हरकत हुई और अपने ऊपर गिरी समय की मिट्टी को झाड़ा। वे हल्की से खुली पर रोशनी की चुदियाहट में तुरंत बंद हो गई। दोनों हाथों से उठा भाई को सीने से लगा, भावना में बह गया। भैया, आप जिंदा हैं? आप जिंदा हैं भैया? मैं बहुत खुश हूँ। इतना ही कि बता नहीं सकता। हमने तो आपके लौटने की आस छोड़ दी थी। लगा था कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया, पर हमारे पास लौट आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी के भावों का समंदर जितना अधिक तट फांद बह रहा था, दूसरी तरफ उतनी ही अधिक चिर शांति व खामोशी थी। ये चुप्पी चुभने वाली थी, जैसे समुंदर के एक तरफ सुनामी उमड़ आया हो और दूसरी तरफ गहरी खामोशी की बेचैन हो गया। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है इन्हें? वह इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा तो उन्होंने उसे नीचे लिटाने में मदद की। शांत हो जाइए, बताते हैं। उसने उसे धैर्य धारण करने को कहा। इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? और ये यहाँ इस सदन में क्या कर रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। यहाँ के बंद खुफिया कमरे से इनकी बरामदगी हुई है। लंबे समय से अंधेरे में बंद रहने, टॉर्चर व खाने की कमी से इनकी ऐसी हालत हो गई है। आज महीनों बाद सूरज देख रहे हैं। शरीर में ताकत वापस आएगी तो शायद बोलने लगे। दरअसल ये मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हैं। किसी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आपको शायद पहचान जाए, इसलिए बुलाया था। इनको इलाज मिलेगा तो शायद नॉर्मल हो जाए और सबको पहचानने लगे। उन्होंने आशा जताई। पर भैया, यह कैसे? इनका तो एक्सीडेंट हुआ था। मन में हजारों सवाल थे और चेहरे पर व्याकुलता। हम भी इतने ही शॉक्ड थे इस खुलासे से। बाबा को रिमांड में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि सदन में कुछ ऐसे खुफिया कमरे बने हैं जिनका पता उसके सिवाय किसी को नहीं है। इन कमरों का इस्तेमाल इल्लीगल चीजों को छिपाने व अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए करता था। उन्होंने खुलासा किया, पर भैया को क्यों बंद किया गया? वह समझ नहीं पा रहा था। इस बात पर हम भी हैरान हैं। हमने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया है कि वह बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसके नाम पर कई संगीन केस फाइल तो है ही, वह जेल से फरार कैदी है। उसकी निशानदेही पर शहर में छापेमारी की गई तो कई इलीगल काम में लिप्त अड्डे तो मिले ही। यह भी पता चला सरपंच कीरतदास व चेतन मिलकर यहाँ रहकर अपने शहर वाले अड्डों पर भी काम अंजाम दे रहे थे। उसने सभी गुनाह कबूल कर लिए, पर अंकुर की मौत को नहीं कबूल रहा था, जबकि उसने पहले गौरी के सामने स्वीकारा था कि अंकुर को उसने ठिकाने लगाया। थर्ड डिग्री पड़ी तो आखिर बताने मजबूर हुआ कि उसने अंकुर को मारा नहीं बल्कि कैद किया है। वह सबसे छिपा कर रखना चाहता था। पर क्यों? जिस खुफिया जगह अंकुर कैद था, वह उसने बेशुमार दौलत को तो छुपा ही रखी थी, ड्रग्स व अन्य चीजें भी छिपा रखी थी। अंकुर का पता बताते ही वह भी पुलिस के हाथ लग जाता, जबकि उसे विश्वास था कि वह पुलिस के चंगुल से पहले जैसे भाग जाएगा, तब उस दौलत का इस्तेमाल करेगा। विस्तार से बताइए। अंकुर के हाथ न बल्कि निशी की रिपोर्ट लगी थी, बल्कि बाबा की असलियत भी पता चल गई थी। क्या? हाँ, एक दिन वह पुलिस स्टेशन गया तो वह चेतन के नाम की फोटो मोस्ट वांटेड में लगी हुई थी। उसे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने थोड़ी बहुत पड़ताल की तो मामला समझ आया। उसके बाद उसने निशी की रिपोर्ट हासिल की, साथ ही कुछ सबूत जुटाए जिन्हें लेकर वापस गांव आ रहा था। जिसकी भनक बाबा को पड़ गई तो कुछ लोग इनके पीछे लगा दिए ताकि इनसे सबूत हासिल कर ठिकाने लगा दे। अंकुर गांव आने ट्रेन में बैठा। बारिश अधिक होने के कारण ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन खराब हुई तो बस में बैठ चढ़ गया, जहां से बाबा के आदमियों ने इन्हें किडनैप कर लिया। उसी दौरान ही बस का एक्सीडेंट हो गया और वह नदी में गिर गई। अधिकतर यात्री नदी की धार में बह गए तो अंकुर की भी कोई पूछताछ न होती तो सदन में छिपा लिया। पर आश्चर्य था, उसके पास सबूत नहीं थे। पूछने पर बताया कि उसे शक हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो सारे सबूत अवि के नाम पर पोस्ट कर दिए हैं। आश्चर्य था, सबूत ना अवि को मिले, ना डाकघर में
पर अंकुर बार बार यही दोहराता रहा, तो उन लोगों ने इनके साथ बुरा सलूक किया ताकि सच बताए, जिस कारण इनकी ये हालत हो गई। जब तक सबूत हाथ नहीं लगते तो इन्हें मार नहीं सकते थे, तो सदन के खुफिया कमरे में जिंदा ही रहने दिया। उन खुफिया कमरों में बहुत कुछ है, जैसे कि ये उन्होंने कुछ बोरों की तरफ इशारा किया। ये क्या है? नोटों की गड्डियाँ और सोना। क्या? हाँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ। ये ठीक तो हो जाएंगे? होने तो चाहिए। कुछ औपचारिकता पूरी कर आप इन्हें ले जा सकते हैं, ताकि इनको प्रॉपर इलाज मिल सके। जब ठीक हो जाएंगे तो इनसे पूछताछ की जाएगी। इंस्पेक्टर ने पूरी बात बताई और चुप हो गया। तो अभी को समझ नहीं आ रहा था कि भाई के मिलने की खुशी मनाए कि गम। उसका जान से अजीज भाई जिंदा है, यह देखना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। पर जिस प्रकार उस पर अत्याचार हुआ है कि वह कुछ बोल तक नहीं पा रहा। इतने समय से गुमनाम तो रहा ही, ठीक होगा कि नहीं कि उसका दुख मनाए। भैया कुछ बोलिए। वह फिर से उसके पास आकर झकझोरता बोला, पर उसने आंखें मूंद ली। शरीर बिल्कुल क्रश काय हो गया कि अभी के आंसू गाल तक पहुंच गए। भैया पहचानिए, मैं अभी, आपका छोटा भाई। वह उसे दोनों बाजू में उठाता है, पर उसकी नजरों में अनजानापन था, जिससे अभी का दिल फटने को हो रहा था। वीडियो बाबू चलते आ गए। अंकुर, अंकुर, उन्होंने भी पुकारा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए ना सर, भैया जिंदा हैं, पर क्या हालत कर दी है इनकी। हाँ, जिंदा है। मैं बहुत खुश हूँ, पर ये हालत देखी नहीं जा रही। हाँ, मैं भी खुश हूँ, पर जैसी इनकी हालत है, इन्हें जल्द ही इलाज की जरूरत है, ताकि पहले जैसे स्वस्थ हो सके। अंकुर, देखो ये अभी तुम्हारा छोटा भाई। उनके कहने पर वह शून्य नजरों से उन्हें देखने लगा, और अगले ही पल आंखें बंद कर ली। तो उन्हें उठाकर बाहर गाड़ी में ले आए और तुरंत ही पास के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वहां उसे तुरंत ही प्राथमिक इलाज मुहैया कराया जा सका। सभी टेस्ट हुए तो पता चला कि खाने की कमी के कारण शरीर के अंदरूनी अंग कमजोर हो गए हैं। टॉर्चर के साथ दिमाग पर असर हुआ है, जिससे उसने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया है। लंबे समय से अंधेरे बंद कमरे में रहने के कारण आंखों पर असर हुआ है। सूरज की रोशनी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो गई है। फिलहाल अंकुर को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो वीडियो बाबू अभी के पास आ गए। बाबूजी को फोन करके बुला लो। वे बोले, हाँ बुलाता हूँ। भैया को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं भी खुश हूँ। पर गौरी, उनकी आंखों में कई सवाल थे। वो भी तो खुश होगी। कहते कहते अचानक वह गंभीर हो गया। उसने इस पहलू पर विचार ही नहीं किया था। तो वीडियो बाबू की तरफ देखने लगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। वह खुश तो जरूर होगी, पर क्या? आवाज लड़खड़ा गई। क्या यह सब स्वीकार कर पाएगी? पता नहीं। फिलहाल उसे इस बारे में कुछ मत बताओ। सिर्फ बाबूजी को बुला लो, उन्होंने सलाह दी। पर क्यों? उसे सच बता देंगे क्या होगा? तुम समझ नहीं पा रहे, या समझना नहीं चाहते। गौरी, तुम्हें अपना पति मान आगे बढ़ चुकी है। अब अपने पहले पति को वापस जिंदा देख क्या उसके कदम थम नहीं जाएंगे? और तुम क्या करोगे? उनके ऐसे कहते ही हैरानी से उन्हें देखने लगा। पता नहीं। ऐसा करो, पहले बाबूजी को बुला लो। अंकुर को यहाँ से शहर बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। गौरी को फिलहाल कुछ मत बताओ। बाबूजी जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। वीडियो बाबू ने ध्यान दिलाया। तो अभी इस पहलू पर सोचने मजबूर हुआ। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब तो बाबूजी ही कुछ सुझा पाएंगे। वह बाबूजी को फोन लगाता है, जो इस समय दुकान पर थे। पापा, तुरंत कस्बे वाले हॉस्पिटल पहुंचो। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने कहता है। तो पहले वे घबरा गए। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। कौन है हॉस्पिटल में? कौन भर्ती है? आप आएंगे तो पता चल जाएगा। उसके आश्वासन के बाद आने तैयार हो गए। पर अब उसके फोन में गौरी का कॉल आया जा रहा था, जो थोड़ी देर कहकर गया था और अभी तक घर न पहुंचने के कारण चिंतित थी। पहलवान जी, कहाँ हैं? आप तो थोड़ी देर कहकर गए थे, पर अभी तक नहीं लौटे। उसके सवाल पर मौन हो गया। वीडियो बाबू ने ना में गर्दन हिलाई। मैं मैं अखाड़े में हूँ। हकला गया। अखाड़े में? इस समय क्या कर रहे हैं? पहलवान जी ने बुलाया था, खाना बन चुका है, आ जाइए। तुम खा लो, मैं शाम तक ही घर आ पाऊंगा। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। जरूरी काम आ गया है। ऐसे क्या जरूरी काम आ गया है? जल्दी घर आइए, खाना साथ ही खाएंगे। बोल दिया कि खा लो। जब तक आप आ नहीं जाते मैं भी नहीं खाऊंगी।
वह जिद पर अड़ती बोली तो उसकी जिद को देख बेबसी महसूस हो रही थी तो झुंझला गया। कहा ना कि तुम खा लो, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। उसने सुर तीखा किया, जो गौरी को अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह समझने में असमर्थ थी। जब गया था तो खुश था, अब क्या हो गया जो इतना रूखा बोल रहा था? गुस्सा क्यों हो रहे हो? वह रुआसी होती पूछती है तो उसे भी गलती का एहसास तुरंत ही हो गया। तो गलती सुधारता है। सुर नरम करके गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। जब गए थे तब तो ठीक थे, अब क्या हुआ? अभी भी ठीक ही हूँ, बस जरूरी काम से फंस गया हूँ तो खाने पर नहीं आ पाऊंगा। पर रात का खाना साथ खाते हैं। आप खुश? जी ठीक है। और हाँ, आज खाने में कुछ मीठा जरूर बनाना। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? गौरी ने वजह पूछी। स्पेशल ही समझो। क्या बनाऊं? खीर या सूजी का हलवा या चूरमा? कुछ भी बना दो, बस बना दो। आज मन बहुत खुश है। पहलवान जी, मुझे नहीं बताएंगे खुशी की वजह? मैं भी तो खुश हो लूं। आकर बताऊंगा। ठीक है, हलवा भी बनाऊंगी और आपकी पसंद का खाना भी। आप बस जल्दी आ जाना। बात खत्म कर वह फोन बंद कर एक गहरी सांस लेता है। मन दुविधाग्रस्त है, उसके व परिवार के लिए। अंकुर की वापसी की खबर खुशी है, संजीवनी सी है कि परिवार का बड़ा बेटा लौट आया है। माँ के बाद सबसे ज्यादा स्नेह वह भाई से रखता था। उसके लौटने की खुशी तो बहुत है, पर गौरी को सच्चाई बताने के नाम पर जबान भारी होने लगी है। एक बार उसके जाने की खबर ने उन दोनों को तोड़कर रख दिया था और रिश्ते बदलने मजबूर कर दिया था। तो क्या अब उसकी वापसी फिर से रिश्ते बदलने मजबूर करेगी? और वह तो गौरी से प्रेम करने लगा है। क्या दिल को मना पाएगा? और उसको सच्चाई पता चलेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी? एक गम से निकल आगे बढ़ी थी कि अब ये सच उसे दुविधा में डाल देगा। क्या होगा आगे? दोनों हाथ की उंगलियां मिला थोड़ी के नीचे रख परेशान बैठा था कि कंधे पर वीडियो बाबू के हाथ के स्पर्श ने उसे असमंजस से बाहर खींचा। उन्हें कातर नजरों से देखने लगा। आजकल वे भी घर के सदस्य से हो गए हैं। अंकुर की अनुपस्थिति में उन्हीं में अंकुर को देखने लगा था। गौरी को सच बताना ही इतना मुश्किल हो रहा है, आगे तो क्या ही होगा? जाने कैसे रिएक्ट करेगी? अपनी उलझन उनसे साझा की तो वे भी एक लंबी और गहरी सांस ले उसके साथ बेंच पर बैठ गए। गौरी से पहले से एक अलग सा लगाव था। उसे अभी के साथ खुश देख उन्हें वही सुकून मिलता था। पर अब वह फिर से उसी दो राह पर खड़ी दिख रही थी जैसे पहले थी। अभी अंकुर दोनों भाई प्रेम निभाकर त्याग का सोच लेंगे, पर गौरी का क्या? उसकी इस बार सुनी भी जाएगी या फिर से कोई तौगली फैसला थोप दिया जाएगा? वही मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा। और सोच रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने रिवाज के नाम पर तुम दोनों से जबरन ये प्रथा करवाकर ये रिश्ता थोपा। क्या अब उनके पास समाधान है इसका? दे पाएंगे जवाब इस बात का कि गौरी का भविष्य क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? और अंकुर, उसकी तो पूरी लाइफ ही स्पॉइल समझो। इतने समय से बाबा का अत्याचार सहा, अभी उसका शरीर कितने कष्ट में है। उससे रिकवर होकर लौटेगा तो उसे कैसा लगेगा ये जानकर कि उसकी लाश मिले बिना ही कैसे उसे मरा मान लिया गया और उसके लौटने का इंतजार किए बिना उसकी पत्नी किसी और को सौंप दी। क्या वह ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? उन्होंने अभी की तरफ देखा जिसके बाद खुद ही उत्तर नहीं था। पता नहीं, पर सवाल बहुत है, दुविधा भी बहुत है। पर इस सब से इतर खुशी है। मैं अपने भाई के वापस लौट आने पर बहुत खुश हूँ। बजरंगबली चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। भैया ने जो भी कष्ट सहा है उसके बदले हम उन्हें इतना प्रेम देंगे कि वे अपना कष्ट भूल जाएंगे। अब वो आ गए हैं तो जो वो चाहेंगे वही होगा। वह खुशी जताता बोला। कहना क्या चाहते हो? मेरे भैया की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। और गौरी, उसका क्या? गौरी? हाँ गौरी, यह सवाल किसी एक की खुशी का नहीं, तुम तीनों की खुशी का है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए और तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्रेम देखा है। उसका क्या? वो कुछ नहीं। और मेरे भैया की खुशी? भगवान के लिए अभी अब तुम कोई गलत फैसला मत करना। मतलब? मतलब ये कि गौरी अब तुम्हारी पत्नी है। भाई प्रेम में ये मत भूल जाना। वह उनकी तरफ देखने लगा कि तभी बाबूजी की आवाज कान में पड़ी तो चौंक गया। अभी क्या हुआ? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ?
बाबूजी आ गए थे तो उठ खड़ा हुआ। सब ठीक तो है? उन्होंने आतुरता से पूछा। हाँ। कौन है हॉस्पिटल में भर्ती? देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। पहलिया मत बुझा, सच भी बता। वह उनका हाथ पकड़ अपने साथ उस कमरे में ले आया जहां अंकुर हॉस्पिटल के बेड में लेटा था। पहली नजर में तो वे पहचान ही नहीं पाए। कौन? कौन है ये? अभी की तरफ देख पूछा। नहीं पहचाना? अभी मुस्कुराया। ना, ना, नहीं। मन को झुठला रहे थे कि जो देख रहे हैं वो उनकी आंखों का धोखा है। वह उन्हें उसके करीब ले आया और उनका हाथ अंकुर के हाथ में थमा दिया तो आवाज जैसे गूंगी हो गई। जीभ जम गई। शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू फूट पड़े। अंकुर! आवाज लड़खड़ा गई। अभी ने हाँ में गर्दन हिलाई, पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिसे मरा मान अपनी किस्मत को कोसते कोसते जिस सच के कड़वे घूंट को निगलने मजबूर हुए थे वह झूठ था। पहली बार किसी झूठ को सुनने की इतनी खुशी महसूस हुई होगी। ये सच सच नहीं, नकारने लगे। यही सच है। ये कहा कैसे? सदन की तलाशी में मिले हैं। बाबा ने कैद किया था। पर क्यों? उनके पूछने पर रवि ने उनको पूरी बात समझाई तो भावनाओं का ज्वार आंखों से आंसू की धारा सा फूट पड़ा। अंकुर मेरा बेटा, मेरा लाल, तू जीवित है। दोनों हाथों का स्नेहमयी आलिंगन उसके इर्द गिर्द बांधा। इससे बड़ी खुशी इन बूढ़ी आंखों के लिए क्या होगी जिसका बेटा लौट आया। मेरा बुढ़ापा सुधर गया। मेरा अंकुर भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा तो उसके सीने से लग रोने लगे। उसने आंखें खोली पर जिस्म बिना हरकत के ही रहा। मेरे बेटे, तू वापस लौट आया। मैं कितना खुश हूँ यह देखकर, मैं बता नहीं सकता। भगवान, भगवान इतनी बड़ी मेहरबानी मुझ बूढ़े लाचार पर करेंगे कि मेरे बेटे को लौटा दिया। वे फूट फूट कर रो रहे थे कि अचानक गौर किया अंकुर का हाथ उनके हाथ में निश्चेत सा पड़ा हुआ था। अंकुर! झकझोरा। अंकुर! ये बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है इसे? अभी की तरफ देखकर पूछा। इतने महीनों से उन जालिमों ने न बल्कि अत्याचार किया, इन्हें एक अंधेरे बंद कमरे में बंद रखकर टॉर्चर किया, जिससे शरीर व दिमाग दोनों कमजोर हो गए हैं। क्या? सुनकर दुख की लहर सी उठी। हाँ, पर डॉक्टर ने कहा है जल्द ही ये पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे। पहला जैसे हो जाएगा मेरा अंकुर? हाँ, पहले जैसे पापा कहकर मेरे गले लगेगा। हाँ, अभी बहुत कमजोर है। हम सब इनका ख्याल रखेंगे तो जल्द ही पहले जैसे हो जाएंगे। मुझे उस दिन पूर्ण सुकून मिलेगा जिस दिन मेरा बेटा मुझे पापा कहकर पुकारेगा। उसको फिर से गले लगा दिया। ना जाने कब तक उसको प्यार से चूमते रहें, उसके बालों को सहलाते रहें ताकि वह कुछ प्रतिक्रिया करे, पर वह निश्चेत सा पड़ा रहा। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी अंडर ट्रीटमेंट है। एक दो दिन बाद वे चाहे तो बेहतर इलाज के लिए शहर ले जाकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं ताकि जल्दी रिकवरी कर सके। समय शाम का हो चला था। गौरी बार बार फोन किए जा रही थी, पर रवि अंकुर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पापा, आप घर चले जाओ और उसे कह देना कि मैं काम से रह गया। मैं नहीं, तू जा। मैं? हाँ, क्या करे? उसे सच बताएं कि नहीं? वीडियो बाबू कह रहे हैं कि गौरी को अभी सच्चाई ना बताए, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुद सून हुआ जा रहा हूँ। हम सब खुश हैं, वो भी खुश होगी, पर अब क्या इस सच को स्वीकार कर पाएगी? उसी बात को सोचकर परेशान हूँ, पर मुझे लगता है अगर हम उसे सच ना भी बताए तो चल जाएगा। जब भैया ठीक हो जाएंगे, तब की तब देखी जाएगी। पर क्या उससे इतना बड़ा सच छिपाना सही रहेगा? आप ही बताइए क्या करना है। मैं तो पूरी तरह शून्य हूँ। अच्छा, तू घर चला जा, हॉस्पिटल में मैं रहूंगा। पर पापा, मैं कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, और संभव हो तो बातों बातों में गौरी को ये सच बताने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन उससे ये बात छिपाई जा सकती है। ना छिपानी चाहिए। अंकुर से उसका भी वैसे ही रिश्ता है जैसे हम सब का। उसे सच जानने का पूरा अधिकार है। तो क्या करूं, जाकर बता दूं? एकदम से नहीं, पर मौका लगे तो बता देना। एक पल को वह चौंकेगी जरूर, पर खुश भी होगी। बाबूजी ने उसे घर भेज दिया और खुद वहीं रुक गए। वह हॉस्पिटल से बाहर आया। वीडियो बाबू भी आ गए। दोनों को अब घर जाना था।
वे भी सुबह से यही हैं, जबकि घर पर उनका भी बच्चा है, तो उन्हें भी लौटना पड़ेगा। हॉस्पिटल से बाहर निकल गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे रहे, पर गांव पहुंचने के बाद घर से थोड़ा पहले गाड़ी रुकवा दी। क्यों रुकवा दी? अभी समझ नहीं पा रहा था। अभी जो भी करना सोच समझ कर ही करना। मैं समझा नहीं। सच बताना चाहते हो तो बता सकते हो। गौरी को पर एक बात ध्यान रखना, अपने और गौरी के प्यार पर भाई का प्रेम भारी मत पड़ने देना। अपने मन में चल रही उथल पुथल को उसके सामने रखा। कहना क्या चाहते हैं? उसने पूछा। तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अंकुर गौरी का अतीत है और तुम आज उसकी आंखों में देखते बोले। और भैया, भैया की खुशी। उन्होंने इतने समय कष्ट में बिताए, क्या अब उन्हें खुश रहने का अधिकार नहीं? वो उसकी किस्मत, शायद भगवान को यही मंजूर रहा होगा। पर अब मुझे ऐसा लगता है, कहीं तुम्हारे घर वाले गौरी को वापस अंकुर के साथ रहने मजबूर ना करे। जहाँ तक मुझे लगता है, तुमने गौरी के साथ फेरे भी नहीं लिए। लिए हैं, वह धीमे से बोला। कब? उसके मायके में। क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे इसको? पता नहीं। तुम भी तो गौरी से प्यार करते हो और वो तुम्हारी पत्नी है। और भैया, भैया के लिए अपना प्यार छोड़ दोगे? और यदि गौरी चाहेगी तो? प्लीज, प्लीज अभी, अब गौरी को किसी मुसीबत में मत डालना। मुझे तुम्हारे उन रिश्तेदारों पर बिल्कुल यकीन नहीं। जाने क्या फैसला करे, पर मैं चाहता हूँ जो हो गौरी की मर्जी से हो। और तुम ना खुद के साथ ना उसके साथ कोई नाइंसाफी ना करोगे। पर गौरी का भी तो पहला प्यार भैया है। वो खुद जाना चाहे तो? जहाँ तक मुझे लगता है, वो भी तुम्हें प्यार करने लगी है। फिर भी अगर वो खुद जाना चाहे तो रोकना मत। पर यदि ना जाना चाहे तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल मत करना। ना अपने घर वालों का कोई फैसला उस पर थोपना, बल्कि जैसे अब तक चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे, आगे भी रहना। तो वो मजबूत रहेगी। अगर भैया चाहेंगे तो तब क्या करना? उसने वीडियो बाबू की तरफ देखा, जिसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कि अगर अंकुर अपनी पत्नी वापस चाहेगा तो क्या होगा। आखिर विधिवत विवाह तो उसका ही गौरी से हुआ है। यह प्रश्न जितना कठिन है, उत्तर ढूंढना उतना ही जटिल है। तुम्हारा और गौरी का रिश्ता प्रेम से जुड़ गया है, पर अंकुर से भी उसका रिश्ता अटूट था, जो सिर्फ कह देने भर से खत्म नहीं हो जाएगा। अब वह किसी और की हो गई है। वह इस सिचुएशन को समझ सब्र कर पाएगा कि नहीं, तुम्हारी किस्मत। कहकर चुप हुए तो अभी भी खामोश ही रहा। तो वे गाड़ी से उतर गए और अभी गाड़ी ड्राइव कर घर के बाहर रोककर उसके साथ बनी शेड में खड़ी की। इतने में गौरी दौड़ती दरवाजे पर आ गई। कब से बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हॉर्न सुना, किचन से निकल कर आ गई। जब तक वह गाड़ी पार्क कर दरवाजे पर आया, गौरी को सामने खड़ा पाया। चेहरे पर सुनहरे चांद की उजियारी खिली देख होठों पर मुस्कान आ गई, जो अगले ही पल गहरी खामोशी में तब्दील हो गई। आ गए आप? उसने मुस्कुराकर तनिक नजाकत से पूछा। दोपहर से उसका इंतजार कर रही थी। सामने देख बेहद खुश थी। हाँ, उस पर सरसरी निगाह डाल अंदर दाखिल हुआ तो वह भी धूप के पीछे हम साया बन साथ साथ चलती चाय से चलने लगी। वह कुर्सी खींचकर बैठा कि वह तुरंत पानी का गिलास लिए हाजिर थी। मन की उत्सुकता प्रश्न बनी होठों पर सवाल बनने मचल रही थी कि वे अचानक से क्यों चले गए। बाबूजी के भी न लौटने से चिंतित थी। अपने सवालों को जल्द जवाब चाहती थी। कहाँ रह गए थे सुबह से? उसके पानी पीते ही पूछा। अखाड़े में। इतनी जल्दी में गए? हाँ, पहलवान जी ने तुरंत बुलाया था तो जाना पड़ा। भैया आ गए आप? रोहित भी कमरे से निकलकर आ गया। हाँ। पापा कहाँ रह गए? मुझे दुकान पर बिठाकर चले गए कि अब तक नहीं लौटे। तूने दुकान तो ढंग से बंद कर दी थी। हाँ, पर बाबूजी गए कहाँ? गौरी ने आतुरता से पूछा। हॉस्पिटल। क्यों? कोई जानकार भर्ती है। अब तक आए क्यों नहीं? आज वही रुकेंगे। है कौन जो भर्ती है? उसने पूछा। है कोई, कहकर वह उठा और नहाने बाथरूम में बढ़ गया तो वह भी किचन में चली गई। आज बाबूजी नहीं थे तो शाम की संध्या आरती खुद ही करने की सोच पूजा घर में आकर बजरंग बली के समक्ष अपनी दुविधा लिए खड़ा था। बजरंग बली, आपने भैया को लौटाकर हमारी खुशी लौटाई है, उसी प्रकार मेरी समस्या का समाधान कर मुझे राह दिखाओ।
आपकी कृपा से जैसे मुझे शारीरिक बल प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार आत्म बल भी देना, ताकि मैं इस विकट परिस्थिति का सामना करते समय कमजोर ना पड़ूं। जाने अनजाने भैया का गुनहगार भी बन गया हूँ। ये किस दुविधा में फंसा दिया है आपने मुझे, कि हर तरफ से मेरी हार होगी। इस परिस्थिति में आपने उलझाया है, तो बाहर भी आप ही निकालेंगे। और इस सब को सहने की मुझे शक्ति प्रदान करना, ताकि मैं ना गौरी के साथ, ना अपने भाई के साथ अन्याय होने दूं। यदि गौरी की खुशी भैया हुए, तो मुझे शक्ति देना कि उसके इस फैसले को मानते समय मेरा मन विचलित ना हो। इसके लिए मेरा मार्गदर्शन करे बजरंगबली, मुझे राह दिखाए। वह आंखें बंद कर उनका ध्यान करता है, ताकि जिस कसमकस में घिरा है, उससे उत्पन्न बेचैनी से राहत मिल सके। पूजा घर से बाहर निकला तो तब तक गौरी ने खाना भी लगा दिया था, तो खाने बैठ गया। सब उसकी पसंद का बना था। आज खाना बहुत अच्छा बना है, जिसकी प्रशंसा भी कर दी। स्पेशली हलवा। धन्यवाद। वह मुस्कुराई। भैया, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। उसकी खुशी देख रोहित ने संशय जताया। हाँ तो, मैं खुश हूँ। हमें नहीं बताएंगे खुशी की वजह? गौरी के ये कहते ही चुप हो गया। हमारे अखाड़े को राज्य के सर्वश्रेष्ठ अखाड़े के रूप में सम्मानित किया जाएगा। उसने बात पलटी और कुछ बात करने लगा, तो गौरी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। पर आखिर कब तक सच्चाई छिपाएगा? वह तो बतानी पड़ेगी। कैसे बताए? पता नहीं। खाना खत्म कर कमरे में आ गया। अन्य दिन वह इस समय गौरी का बेसब्री से इंतजार किया करता, जो आज भी है। पर मन में उत्साह की चमक की अपेक्षा संदेह के बादल घिरे हुए हैं। गौरी उसकी जिंदगी का हिस्सा इस तरह हो गई है, जैसे जीवन श्वास। ब्रह्मचारी को ग्रस्त बना, सूखे उजाड़ दिल में बसंत खिल गया हो। दोनों ने कई विषम परिस्थिति का साथ मुकाबला किया। अब सब कुछ ठीक हो गया था तो सोचा था उसे दुनिया जहाँ के सारे सुख देगा, कि वह पिछले सारे गम भुला दे, कि तभी इस असमंजस की स्थिति में इस प्रकार फंस गया है कि उनके जीवन भर साथ निभाने की कसम लिए रिश्ते के अस्तित्व पर ही तलवार बना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लटक रहा है। क्या यूं एक ही झटके में गौरी को खुद से अलग कर रिश्ता खत्म करना आसान होगा, जबकि वह उसके वजूद का आधा हिस्सा बन सांसों में खुशबू बन महकने लगी है? वह तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही थी। उसने ही उसे मजबूर किया, जिसे मानने के उसके पास कोई रास्ता भी तो न था। क्या वह उसका गुनहगार है? यह प्रश्न कौंधा, जो बेचैन करने लगा। हे बजरंगबली, क्यों मुझे इस दुविधा में डाला? क्यों रचाया ऐसा खेल और मुझ मूर्ख को इस दुनियादारी में फंसने दिया? यदि फंस गया तो इस दुविधा में डाला ही क्यों, कि मैं अपने भाई के आने की खुशी भी नहीं मना पा रहा। एक तरफ भाई के लौट आने की खुशी, दूसरी तरफ उसका अपना प्रेम छूटने का भय। भैया की आने की खुशी पर गौरी से दूर जाने का डर भारी पड़ रहा है, जो मन को बेचैन करने लगा। मन में जबरदस्त भावनाओं का छंछावत चलने लगा, जो गौरी की मधुर आवाज कानों में पड़ने पर ही थमा। पहलवान जी। गौरी रसोई का काम निपटाकर कमरे में आ गई थी। उसे खोया देख पुकारा, तो चौंक कर उसके चेहरे को देखने लगा, जिसमें मासूमियत व सौम्यता की छटा बिखरी थी। पहलवान जी। शब्द से जैसे उसे भी प्रेम हो गया था, जब से गौरी उसे इस नाम से पुकारने लगी थी। आज आप सारा दिन ही गायब थे। वह शिकायती लहजे में बोलकर बेड में ही बैठ गई, तो वह भी खुद को समेटकर सीधा बैठ गया। मैं जान के तो नहीं रहा, काम था। अपने काम में ये तो ना भूल जाया कीजिए कि मैं आपका इंतजार करती हूँ और आपको मिस करती हूँ। यहाँ ये हाल है, एकेडमी जाकर तो मुझे भूल ही मत जाना। जब से सदन से लौटे तो उनका रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल चलने लगा था, कि अब गौरी उससे अपना मन खोल लेती है, सहजता से बात कर लेती है और उसके प्रति अपने प्रेम को भी जब तब जताने से नहीं हिचकती। शायद अपने हालातों से समझौता कर चुकी है, या वाकई में उससे प्रेम करने लगी है। वह एकटक उस मनभावन सूरत को देखने लगा। कुछ तो था इस चेहरे में, कि वह बस खींचता चला गया था, कि अब अगर लौटना पड़ा तो क्या यह आसान होगा? वह बिल्कुल उसके करीब ही आ गई। जब आप शहर चले जाएंगे, तब ऐसे मत करना। मैं ना जाने कैसे रहूंगी। आज ही सब कुछ सूना सूना खाली खाली सा लग रहा था। उसने अपने मन की बात बताई। क्या करे, जाना तो पड़ेगा। उसकी प्रेम की गर्माहट लिए बात का इतना ठंडा जवाब मिला
कि वह अचरज से उसे देखने लगी। अन्य दिन वह उसके आसपास होता तो जोश से भरा रहता। आंखों से प्रेम भरी शरारत टपकती है। उसे छूने की व्याकुलता दिखा अपने प्रेम की गर्माहट का एहसास कराता रहता है। पर अभी तो सब कुछ नदारद थे, भला समझने में क्या देर लगाती। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी मेरी जगह खुद को रख के देखिए, फिर पता चलेगा। उसने शिकायत की। वह उसके कंधे पर सिर टिकाना चाहती थी कि वह हल्का सा खिसक गया, जो गौरी को अटपटा लगा। क्या हुआ? उसने पूछा। एक तरफ प्रेम भरे नैन, दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी। प्रश्न उठाने लाजमी तो पूछा, पर उत्तर ना मिला। कैसे मिलता? असमंजस में जो है। कैसे इस हंसते चेहरे की हंसी छीन ले? प्रेम पगे दिल की हसरत छीन इन दो नैनों में आंसू भर, करीबी के होने से उमड़ आए मचलते उसके मासूम अरमान रौन दे। कभी ऐसे हो कि भैया हमारे सामने आ जाए तो क्या करोगी? उसका मन तौलना चाहा कि क्या उसके मन में पहले पति के जाने कसक बाकी है या नहीं। उसके ये कहते ही अचरज से उसे देखने लगी। इस समय क्या इस पर बात करना आवश्यक है? चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। बताओ ना, जानना चाहता हूँ। पहले तो यह असंभव है, फिर भी संभव हुआ तो जाहिर सी बात है अच्छा ही लगेगा। वे एक अच्छे पति होने के साथ नेक इंसान भी थे। बस इतना ही? तुम भैया से बहुत प्रेम करती थी? ये कैसा प्रश्न है? पति थे तो प्रेम स्वाभाविक था। बस वैसे ही जानना चाहता था। तुम्हारे मन में भी कभी कसक उठती होगी जब कभी मैं तुम्हें निराश करता होऊंगा। मैं कभी उनकी जगह नहीं ले सका, ना मैंने कोशिश की उनके जैसे बनने की, क्योंकि मैं बन नहीं पाता। पर अब अगर आ जाए तो क्या करोगी? पहलवान जी, आखिर क्या चाहते हैं आप? क्यों मेरे वो जख्म कुरेद रहे हैं जिनको भुला मैं आगे बढ़ चुकी हूँ? वे मेरे पति थे, ये सच्चाई है, पर उसको याद दिलाने का क्या मतलब? हर शख्स दूसरे से जुदा होता है, यही उसकी खासियत। रही बात अंकुर जी की, तो टूटा ख्वाब व टूटी चूड़ियां टूटने के बाद दोबारा जोड़े नहीं जा सकते। या तो आंखें व हाथ सूने रहते हैं, या नए धारण कर लिए जाते हैं। हसीन सपना टूटने पर दुख व सुंदर चूड़ियां कांच बन घाव ही दे सकती हैं, पर ना दोबारा सपना आंखों में बस सकता है और ना चूड़ियां जोड़ी जा सकती हैं। तो उस पर बात करने से क्या औचित्य है? उसने नाराजगी दिखाई तो सच बताने की उसकी इस बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। वह नहीं बता पाएगा गौरी को सच। बजरंगबली, क्यों फंसाया मुझे इस पसोपेश में? मैं गौरी को दुखी नहीं कर सकता। नहीं, पापा खुद बताए, मैं नहीं बता सकता। थकान हो रही है, मैं सो रहा हूँ, कहकर वह मुंह फेर कर लेट गया कि उसका ऐसा व्यवहार गौरी को खटका। जाने क्या हुआ कि अभी इस तरह लेट गया। पहलवान जी, उसने उसकी बाजू पर हाथ रखा तो पीछे पलटा। नाराज है मुझसे? उसे लगा उसकी बात पर नाराज हुआ है, तो मनाने की कोशिश करने लगी। नहीं, नहीं तो ऐसी बेरुखी क्यों दिखा रहे हैं? नाराज है? वह अपना हाथ प्यार से उसके गाल पर रखती है कि वह उसकी कलाई पकड़कर नीचे कर देता है। सो जाओ। पर क्यों? नींद आ रही है। 2 दिन बाद आप चले जाओगे तो क्या दूरी रखेंगे? वह उसकी बाजू सीधी कर उस पर सिर रख देती है। अभी नींद भी नहीं आ रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारा प्यार तैर रहा था कि अभी सब भूलना चाहता था। वह उसका हाथ पकड़कर हाथ में लेती है। दूरी रखेंगे? वह उसका हाथ हटाता है और सीधा लेट गया तो हाथ उसके सीने पर रख देती है कि वह आंखें बंद कर लेता है, और वह धीरे से उसके गठीले सीने पर हाथ फिराने लगी। वह कुछ नहीं बोला तो छाती के बालों में उंगलियां फंसा शरारत करने लगी कि मन बेईमान होने लगा। कसकर आंखें बंद कर ली और उसका हाथ झटक कर उठ खड़ा हुआ। उसके ऐसे करने पर वह हक्की बक्की थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने वजह पूछी। कल दंगल है तो मुझे दंगल में जाना है, तो तुम मुझसे दूर रहो। क्या? हाँ, पर दंगल जाने की क्या जरूरत थी? पहलवान जी ने कहा। जाना भी था तो व्रत क्यों रखा? क्या सब तुमसे पूछकर करूंगा? गुस्सा दिखाया ताकि और सवाल ना करे। ऐसे नहीं कह रही, पर आप 1-2 दिन बाद एकेडमी जाने वाले हो तो दंगल ना भी जाते तो क्या हो जाता? बल्कि इंजीरी का भी खतरा है। पहलवान जी का आदेश नहीं टाल सकता। दंगल भी जाना है और व्रत भी करना पड़ेगा, तो तुम भी आराम से सो जाओ, कहकर वह मुंह फेर कर लेट गया। गौरी हैरान थी। उसका ऐसा व्यवहार उसके लिए बेहद तकलीफ देह है।
उसकी बेरुखी आंखों में आंसू ले आई। एकेडमी जाने के लंबे समय को वह उसके प्रेम के सहारे काट सकती है, पर ऐसी बेरुखी एक पल भी सहनी मुश्किल लगने लगी। पीछे पलटकर सुबकने लगी। उसने सुना तो पीछे पलटा। हाथ बढ़ा, उसे चुप कराना चाहा, पर कर न पाया। सीधा लेटकर छत घूरने लगा। क्या वह सही कर रहा है? वह गौरी से और गौरी उससे प्यार करने लगे हैं। क्या वे दोनों दूर रह पाएंगे? गौरी के मन का तो पता चले, फिर कुछ निर्णय पर बढ़े, पर उसे सच भी नहीं बता पा रहा। दोस्तों, आगे की कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करें।